भारत की सीमा पर हिमालय की दुर्गम बर्फीली चोटियों के बीच गरुड़ किला नामक एक विशाल सैन्य अड्डा स्थित था। क्षितिज के पार सूरज की किरणें बर्फ पर चमकती थीं और ठंडी हवा बारूद और डीजल की गंध लेकर आती थी। यह आतंकवाद विरोधी अभियानों का अग्रिम मोर्चा था और विभिन्न रेजिमेंटों के सैनिकों के लिए एक विशाल भट्टी जैसा था, जहां वे एक साथ रहते और काम करते थे। अड्डे का केंद्रीय हिस्सा भारतीय सेना की एक प्रतिष्ठित रेजिमेंट के कब्जे में था। हीटर वाले आधुनिक बैरक, एक साफ सुथरा मेस और यहां तक कि एक छोटा इंडोर गर्म पानी का पूल भी उनके क्षेत्र को इस बर्फीले रेगिस्तान में एक छोटे से स्वर्ग जैसा दिखाता था। लेकिन कंटीले तारों की एक बाड़ के पार अड्डे का बाहरी इलाका एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। यह क्षेत्र देश भर से पैसा कमाने के लिए आए सुरक्षा ठेकेदारों, भाड़े के सैनिकों के लिए था, जो पुराने कंटेनर बैरकों में रहते थे। यह एक तरह से त्यागा हुआ इलाका था। उन ठेकेदारों में की नाम का एक व्यक्ति था जो किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करता था। वह अपने 30वें दशक के अंत में लग रहा था, लेकिन पहाड़ों की कठोर हवा और दुबले पतले शरीर के कारण वह अपनी उम्र से बड़ा दिखता था। विशाल कद काठी वाले अन्य ठेकेदारों के बीच उसका छोटा कद उसे और भी साधारण दिखाता था। उसे दिए गए कार्य भी सबसे तुच्छ समझे जाते थे। जब सब सो रहे होते थे, तब कड़ाके की ठंड में अकेले बाहरी चौकी पर पहरा देना या खतरनाक पहाड़ी सड़कों पर पुराने ट्रक में रसद पहुंचाना। वह हमेशा एक परछाई की तरह चुपचाप अपना काम करता था। उसके साथी उसे खामोश आदमी कहते थे, क्योंकि पूरे दिन में उसके मुंह से निकलने वाला एकमात्र शब्द मेस में खाना लेते समय धन्यवाद होता था। आज भी खे कड़ाके की ठंड में अड्डे की तीसरी बाहरी चौकी की रखवाली कर रहा था। उसके हेलमेट के नीचे पसीना जम रहा था, लेकिन उसकी मुद्रा में कोई ढिलाई नहीं थी। उसकी आंखें तेज थीं, आंखें कोस देशक थे कि तुम्हारे पास सैन सरकार, जैसे कि वह बर्फ की चकाचौंध के पार होने वाली छोटी से छोटी हरकत को भी पकड़ लेना चाहता हो। लेकिन अड्डे के अंदर के सैनिकों को उसके अस्तित्व में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके लिए खे जैसे ठेकेदार पैसे से खरीदे गए सामान थे, जो उनकी जान बचाने के लिए गोलियों का सामना करते थे। विशेष रूप से सेना के सूबेदार विक्रम सिंह को अन्य क्षेत्रों से आए ठेकेदारों का अपमान करने और उन्हें परेशान करने के लिए जाना जाता था। उसकी नजर में खामोश और छोटे कद का ख एक आसान शिकार जैसा दिखता था, और जिस क्षण उस अभिमानी सूबेदार ने उस खामोश आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, उसी क्षण से गरुड़ किले का भाग्य एक अप्रत्याशित दिशा में मुड़ना शुरू हो गया था। उस शाम अपनी कठिन ड्यूटी खत्म करने के बाद की अपनी भूख मिटाने के लिए ठेकेदारों के मेज की ओर गया। आज के मेनू में सूखी चिकन करी, फीका सूप और विशेष रूप से उसके जैसे लोगों के लिए एक कटोरी गर्म खिचड़ी थी। फिर भी केई ने बिना किसी शिकायत के अपनी थाली उठाई और लाइन में सबसे पीछे खड़ा हो गया। तभी मेज का दरवाजा जोर से खुला और सूबेदार विक्रम सिंह अपने सैनिकों के साथ शोर मचाते हुए अंदर आया। उनका अपना अलग मेज होने के बावजूद वे अक्सर अपनी धौंस जमाने के लिए ठेकेदारों के मेज में आ जाते थे। विक्रम ने लाइन में खड़े ठेकेदारों को सड़क के पत्थरों की तरह नजरअंदाज किया और सीधे काउंटर पर सबसे आगे चला गया। फिर उसने लाइन के अंत में खड़े के को देखा और एक कुटिल में मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ा। उसने कै के ठीक सामने खड़े होकर बेशर्मी से लाइन तोड़ दी। के ने कुछ नहीं कहा और बस एक कदम पीछे हट गया। लेकिन विक्रम यहीं नहीं रुका। खाना लेने के बाद वह जानबूझकर के पास से गुजरा और उसके कंधे पर जोर से टक्कर मारी। संतुलन खोने के कारण के हाथ से थाली सीधे फर्श पर गिर गई। एक जोरदार छपाक की आवाज के साथ थोड़ा सा खाना और गर्म खिचड़ी फर्श पर बिखर गई। विक्रम के सैनिक यह देखकर पेट पकड़कर हंसने लगे। अरे बेचारा, आज रात भूखा रहना पड़ेगा, खिचड़ी दोस्त। विक्रम ने फर्श पर गिरे खाने को अपने जूते से मारते हुए अपमानजनक स्वर में कहा, सुन खिचड़ी खाने वाले, तेरी असली जगह मेज पर नहीं बल्कि उस फर्श पर है। वहीं घुटनों के बल बैठकर खा, कैसा रहेगा? तुम जैसे लोगों के लिए वही सही है। के ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप झुका और फर्श पर बिखरे खाने को अपने नंगे हाथों से समेटने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका यह भावहीन चेहरा विक्रम को और भी परेशान कर रहा था। कुछ दिनों बाद केई रसद लेकर अड्डे पर लौट रहा था। वह फायरिंग रेंज के पास से गुजर रहा था
जहां सूबेदार विक्रम अपने सैनिकों को निशानेबाजी का प्रशिक्षण दे रहा था। खे को ट्रक में गुजरते देख विक्रम की आंखों में फिर से शरारत सूझी। उसने अपनी राइफल उठाई और खे के रास्ते में ठीक आगे जमीन पर धाड़ से एक कैराश करते हैं गोली चलाई। गोली के ट्रक के पहिए से कुछ इंच की दूरी पर लगी। चौंककर के ने तुरंत ट्रक रोक दिया। विक्रम और उसके सैनिक ऐसे ठहाके लगाने लगे जैसे कोई मजेदार शो देख रहे हों। विक्रम ने कंधे उचकाते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए नाटकीय अंदाज में चिल्लाया, ओह, हाथ फिसल गया। ठीक तो हो दोस्त, सुना है तुम जैसे लोग उड़ती हुई गोली से भी बच जाते हो, है ना? का अब भी उसे बिना कुछ कहे घूरता रहा। उसकी आंखें एक शांत गहरी झील की तरह थीं, जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। विक्रम उस भावहीन निगाह से एक पल के लिए सहम गया, लेकिन जल्द ही उसने फिर से अपना अहंकारी रूप धारण कर लिया और के की ओर अभद्र इशारा करते हुए प्रशिक्षण जारी रखा। उनका यह दुर्व्यवहार ऑपरेशन ब्रीफिंग में भी जारी रहा, जहां पूरी यूनिट मौजूद थी। एक खुफिया अधिकारी विद्रोहियों के नए खतरों के बारे में जानकारी दे रहा था। जब अड्डे की रक्षा योजना पर चर्चा शुरू हुई तो सूबेदार विक्रम ने हाथ उठाया और खड़ा हो गया। कैप्टन साहब, क्या मुझे बोलने की अनुमति है? उसने जानबूझकर कमरे के कोने में खड़े ठेकेदारों पर नजर डालते हुए कहा। मेरा मानना है कि हमें केवल नियमित सेना के जवानों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यहां मौजूद ये सस्ते ठेकेदार, सच कहूं तो हमारे मिशन के लिए किसी काम के नहीं है। उसकी टिप्पणी से कमरे में मौजूद ठेकेदारों के चेहरे सख्त हो गए, विशेष रूप से वो जो दूसरे क्षेत्रों से आए हैं। वे तो वैसे भी संकट के समय सबसे पहले भागने या दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए जाने जाते हैं। छिपने में तो माहिर होते हैं। उसने के की ओर इशारा करते हुए कहा, इन पर अपनी पीठ का भरोसा करना बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपने जैसा है। इस महत्वपूर्ण मिशन में इन अनुभवहीन लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह कै के व्यक्तिगत अपमान से कहीं बढ़कर था। यह सभी ठेकेदारों के सम्मान पर एक अक्षम्य हमला था। लेकिन ब्रीफिंग की अध्यक्षता कर रहे सेना के अधिकारी ने विक्रम को रोकने के बजाय दिलचस्पी से देखा। इस गरुड़ किले में ठेकेदारों के मानवाधिकार और सम्मान का कोई अस्तित्व नहीं था। सूबेदार विक्रम की अपमानजनक टिप्पणी के बावजूद की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस कमरे के कोने में बिना हिले डुले सामने देखता रहा। उसका चेहरा एक भावहीन मुखौटे की तरह शांत था। उसकी यह खामोशी विक्रम को और भी बेचैन और क्रोधित कर रही थी। उसे लगा जैसे उसने हवा में मुक्का मारा हो। ब्रीफिंग के बाद दूसरे ठेकेदार अपना गुस्सा नहीं रोक पाए और गालियां बकने लगे। किसी दिन वह मेरे हाथों मरेगा, बहुत हुआ। अगर पैसे की मजबूरी न होती तो मैं अभी यह नौकरी छोड़ देता। लेकिन खां उनके गुस्से से भी अप्रभावित रहा। वह बस चुपचाप अपनी राइफल उठाकर अपनी अगली ड्यूटी बाहरी चौकी की ओर चल दिया। अपमान और तिरस्कार के बीच उसका आंतरिक मन एक अचल चट्टान की तरह था। असल में उसकी खामोशी अधीनता या निराशा नहीं थी। यह एक उत्तम शिकार के लिए एक नेंगछरहान अवलोकन का समय था। उस रात जब तीसरी चौकी पर सब सो रहे थे, के ने एक छोटी डायरी निकाली। उसने धुंधली रोशनी में दिन की सभी घटनाओं को अपने ही कोड में सावधानी पूर्वक दर्ज करना शुरू किया। मेस में विक्रम का व्यवहार, फायरिंग रेंज की घटना और ऑपरेशन ब्रीफिंग में उसके अहंकारी बयान। उसका रिकॉर्ड केवल भावनात्मक शिकायत नहीं थी, यह एक तेज निदान था जो दिखा रहा था कि यह गरुड़ किला नामक विशाल संगठन कितनी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उसने सोचा, सूबेदार विक्रम का व्यवहार व्यक्तिगत नहीं है, यह इस पूरी यूनिट में फैले अहंकार, नस्लवाद और लापरवाही का प्रतीक है। उसने पिछले एक महीने में यहां सब कुछ देखा था। सेना के जवानों के पास नवीनतम उपकरण थे, लेकिन उनकी सतर्कता स्पष्ट रूप से ढीली थी। चौकी पर ड्यूटी के दौरान सैनिक अक्सर सो जाते थे और उपकरणों का रखरखाव खराब था। वे अपनी जबरदस्त मारक क्षमता पर इतना विश्वास करते थे कि वे दुश्मन के अप्रत्याशित हमलों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। विशेष रूप से नियमित सेना और अनियमित ठेकेदारों के बीच अविश्वास और दुश्मनी इस यूनिट की सबसे घातक कमजोरी थी। वे एक दूसरे को साथी सैनिक नहीं मानते थे। सैनिक ठेकेदारों को तुच्छ समझते थे और ठेकेदार सैनिकों पर भरोसा नहीं करते थे। अगर दुश्मन का कोई बड़ा हमला होता तो यह अव्यवस्थित यूनिट बिना लड़े ही ढह जाती। खां ने डायरी बंद की
और ठंडे रेगिस्तानी रात के आसमान को देखा। उसकी आंखें अब एक साधारण ठेकेदार की नहीं थीं, वे एक कमांडर की आंखें थीं जिसने अपनी यूनिट के भाग्य को अपने हाथों में ले लिया था, और एक सर्जन की आंखें थीं जो संक्रमित हिस्से को काटने के लिए चाकू लिए हुए था। सूबेदार विक्रम को सपने में भी नहीं पता था कि जिस खामोश आदमी का उसने मजाक उड़ाया था वह वास्तव में रक्षा मंत्रालय द्वारा उसे और इस पूरी यूनिट का मूल्यांकन करने के लिए भेजा गया एक गुप्त निरीक्षक था, और उसके द्वारा कहे गए हर अहंकारी शब्द और किए गए हर कार्य की रिपोर्ट इसी क्षण दिल्ली के साउथ ब्लॉक में उच्चतम स्तर पर वास्तविक समय में भेजी जा रही थी। उस खामोश आदमी की चुप्पी एक बड़े तूफान का भयानक अग्रदूत थी। समय में 5 साल पीछे भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस की 9वीं बटालियन, जिसे घातक के नाम से जाना जाता था, देश के सर्वश्रेष्ठ विशेष बल के सैनिकों का घर था। और उस समय 29 वर्षीय मेजर अर्जुन सिंह राठौड़ उन योद्धाओं के बीच भी एक किंवदंती थे। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक थे जिन्होंने विशेष बलों के इतिहास में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाए थे। हमला, घुसपैठ, कंचेन, विस्फोट, हर क्षेत्र में वह अद्वितीय थे। विशेष रूप से अंधेरे में चुपचाप दुश्मन को खत्म करने की उनकी क्षमता भूत जैसी थी, जिसके कारण यूनिट के सदस्यों ने उन्हें साया छाया का कोड नेम दिया था। लेकिन उनका सैन्य जीवन एक पल में त्रासदी के साथ समाप्त हो गया। दुश्मन के इलाके में एक परमाणु सुविधा की जानकारी हासिल करने के लिए एक गुप्त घुसपैठ मिशन लगभग पूरी तरह से सफल रहा था, लेकिन वापसी के दौरान खुफिया विभाग की एक घातक त्रुटि के कारण उनकी टीम दुश्मन के जाल में फंस गई। उन्होंने अपने उन साथियों को खो दिया जो उनके लिए भाइयों जैसे थे, और केवल वे ही किसी तरह जीवित बच पाए। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने मिशन की विफलता का दोष खुफिया विफलता के बजाय फील्ड कमांडर अर्जुन पर डालने की कोशिश की। सेना की इस कायरता और भ्रष्टाचार से निराश होकर उन्होंने खुद वर्दी उतार दी। सेना ने अपनी सबसे तेज तलवार को खुद ही जंग लगा दिया था। सेना छोड़ने के बाद वह कई वर्षों तक दुनिया से गायब रहे। जब सब लोग उन्हें भूलने लगे थे, तब दुनिया के संघर्ष क्षेत्रों में एक नई किंवदंती उभरने लगी। स्पेक्टर नामक एक भूतिया यूनिट का उदय। स्पेक्टर एक रहस्यमयी भाड़े की यूनिट थी जिसकी कोई राष्ट्रीयता या संबद्धता नहीं थी, लेकिन उनकी क्षमता वास्तविक थी। वे दुनिया की प्रसिद्ध विशेष बलों ब्रिटेन की SAS, रूस की स्पेट्सनाज, अमेरिका की नेवी सील्स के सर्वश्रेष्ठ पूर्व सदस्यों का एक समूह थे। केवल 12 जिंगिंग सदस्यों की यह टीम केवल सबसे खतरनाक और असंभव मिशनों को ही चुनती थी जिन्हें सरकारें हल नहीं कर सकती थीं। सोमालियाई समुद्री डाकुओं द्वारा अपहृत एक तेल टैंकर को बिना किसी बंधक को नुकसान पहुंचाए केवल 10 मिनट में बचाना। कोलंबियाई ड्रग कार्टेल के गढ़ में घुसकर उसके दुर्जय बॉस का सफाया करना। अफ्रीकी गृह युद्ध क्षेत्र में सैकड़ों विद्रोहियों से घिरे शरणार्थियों को बिना किसी हताहत के बचाना। उनके सभी मिशन एक 100% सफलता दर का दावा करते थे, और मिशन के बाद घटनास्थल पर कोई निशान नहीं बचता था। लोग उन्हें स्पेक्टर कहते थे क्योंकि वे एक भूत की तरह प्रकट होते थे और एक भूत की तरह गायब हो जाते थे। और उस महान भूतिया यूनिट का नेतृत्व करने वाला, छाया में रहने वाला कमांडर, उसका कोडनेम साया था। वह कोई और नहीं बल्कि मेजर अर्जुन सिंह राठौड़ थे, जिन्हें भारतीय सेना ने खुद ही त्याग दिया था। उन्होंने अपने जैसे ही दर्द से गुजरे दुनिया भर के त्यागे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया और एक ऐसी सेना बनाई जो किसी देश के लिए नहीं बल्कि अपने विश्वासों और साथियों के लिए लड़ती थी। दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे स्वतंत्र सेना। उनकी प्रतिष्ठा अब दुनिया के सभी संघर्ष क्षेत्रों में सैनिकों के लिए श्रद्धा का विषय बन गई थी। यहां तक कि रॉ और CIA जैसी बड़ी खुफिया एजेंसियां भी उन गंदे कामों को निपटाने के लिए खगोलीय रकम चुकाकर उनसे गुप्त रूप से संपर्क करती थीं, जिन्हें वे आधिकारिक तौर पर हल नहीं कर सकते थे। वह अब सिर्फ पैसे के लिए लड़ने वाले भाड़े के सैनिक नहीं थे, वह एक अदृश्य शक्ति बन गए थे जो राष्ट्रों की सीमाओं से परे दुनिया में संतुलन बनाए रखती थी। और अब वह महान साया अपनी असली पहचान छिपाकर बर्फीले पहाड़ों के एक सैन्य अड्डे में कैन नामक एक साधारण ठेकेदार के रूप में एक अभिमानी सूबेदार के तिरस्कार को चुपचाप सहन कर रहा था। आखिर उसे इस सबसे निचले स्तर पर वापस क्या लाया था? 3 महीने पहले स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में एक शांत झील के किनारे धुंध भरी सुबह में एक पुराने गोदाम के अंदर 2 आदमी आमने सामने बैठे थे।
एक एक साधारण पर्यटक जैसा दिखने वाला एशियाई व्यक्ति था, अर्जुन यानी साया, और उसके सामने एक महंगा सूट पहने एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बैठा था। वह व्यक्ति था जिसे नियंत्रक कहा जाता था, रक्षा मंत्रालय के भीतर एक गुप्त संचालन प्रमुख, जिसके अस्तित्व के बारे में केवल कुछ शीर्ष अधिकारी ही जानते थे। बहुत समय हो गया, साया, नियंत्रक ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें अनगिनत रहस्य और शक्ति का भार था। क्या बात है नियंत्रक? स्पेक्टर अभी आराम पर है, अर्जुन ने भावहीन स्वर में उत्तर दिया। मेरे पास एक मिशन है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें सौंपना चाहता हूं। बेशक भुगतान तुम्हारी इच्छानुसार होगा। मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले मिशन का विवरण सुने, फिर फैसला करूंगा। नियंत्रक ने एक फीकी मुस्कान के साथ मेज पर एक सैटेलाइट तस्वीर रखी। यह हिमालय के बीच स्थित गरुड़ किले की तस्वीर थी। रक्षा मंत्रालय इस जगह को लेकर बहुत चिंतित है। सतह पर यह एक अभेद्य किले जैसा दिखता है, लेकिन हमें लगातार खुफिया जानकारी मिल रही है कि यह अंदर से गंभीर रूप से सड़ रहा है। अनुशासनहीनता, जातिवाद और यहां तक कि सैन्य आपूर्ति की तस्करी के भी आरोप हैं। लेकिन अगर हम एक आधिकारिक निरीक्षण टीम भेजते हैं तो वे सब कुछ छिपा लेंगे और एक आदर्श यूनिट होने का नाटक करेंगे। उसने अर्जुन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमें अभी सबसे वस्तुनिष्ठ और सबसे क्रूर मूल्यांकन चाहिए। किसी को पता चले बिना सबसे गहराई तक जाओ और उन गरुड़ों का असली चेहरा देखकर रिपोर्ट करो। नियंत्रक ने अर्जुन को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता था। एक चूहा बन जाओ, एक सबसे महत्वहीन ठेकेदार के वेश में उस गरुड़ किले के सबसे निचले स्तर पर प्रवेश करो। 3 महीने तक उनके साथ खाओ, सो और सांस लो और उनकी हर बात पर नजर रखो। हमें बताओ कि जब कोई देख नहीं रहा होता तो हमारे बहादुर गरुड़ असली योद्धाओं की तरह लड़ते हैं या वे सिर्फ करदाताओं का पैसा बर्बाद करने वाले लकड़बग्घे हैं। यह एक खतरनाक और अपमानजनक मिशन था। दुनिया की सबसे मजबूत भाड़े की यूनिट के कमांडर को सबसे निचले स्तर पर जाकर हर तरह के तिरस्कार और भेदभाव को सहने के लिए कहा जा रहा था। अर्जुन ने कुछ देर चुपचाप खिड़की के बाहर घने कोहरे को देखा। उसके मन में 5 साल पहले की यादें ताजा हो गईं, जब उसे अपनी वर्दी उतारनी पड़ी थी। उसके साथियों की मौत का कारण सिर्फ दुश्मन की गोलियां नहीं थीं, यह उन अक्षम कमांडरों की वजह से था जिन्होंने वास्तविकता से दूर बैठकर योजनाएं बनाई थीं, और उन कायर वरिष्ठों की वजह से जिन्होंने विफलता का दोष एक फील्ड कमांडर पर मढ़ दिया था। सड़ी हुई सैन्य प्रणाली। सेना छोड़ते समय उसने सोचा था कि यह केवल भारतीय सेना की समस्या है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर के संघर्षों में घूमते हुए उसने महसूस किया कि भ्रष्टाचार, अक्षमता और अहंकार हर सेना में मौजूद एक पुरानी बीमारी है, और उस बीमारी का सबसे बड़ा शिकार हमेशा सबसे निचले स्तर पर चुपचाप अपना कर्तव्य निभाने वाले गुमनाम सैनिक होते हैं। मैं स्वीकार करता हूं, अर्जुन ने अंततः कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। मैं इस मिशन के लिए कोई भुगतान नहीं लूंगा। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि आप रक्षा मंत्री के नाम पर वादा करें कि मेरी रिपोर्ट के आधार पर गरुड़ किले की कमांड संरचना में पूर्ण सुधार और जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी। सड़ी हुई जड़ों को उखाड़ फेंकना ही होगा। उसकी दृढ़ मांग पर नियंत्रक एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। ठीक है, तुम्हारी शर्त तुम्हारे जैसी ही है। मैं वादा करता हूं तुम्हारी रिपोर्ट सीधे रक्षा मंत्री को सौंपी जाएगी। अर्जुन अपनी सीट से खड़ा हो गया। वह अब दुनिया की सबसे मजबूत भाड़े की यूनिट का कमांडर साया नहीं था। वह अब खा नामक एक गुमनाम निरीक्षक बनने के लिए तैयार था, जो एक भ्रष्ट प्रणाली की सच्चाई को उजागर करने के लिए खुद सबसे निचले स्तर पर जा रहा था। एक और बात, नियंत्रक ने जाते हुए उसे रोका। तुम्हारी यूनिट के कुछ सदस्यों को तुम्हारी तरह ही वेश बदलकर गरुड़ किले की अन्य ठेकेदार कंपनियों में घुसपैठ करा दिया गया है। आपात स्थिति में वे तुम्हारी मदद करेंगे, तुम अकेले नहीं होगे। अर्जुन ने बिना कुछ कहे एक बार सिर हिलाया और घने कोहरे में गायब हो गया। उसके दिल में अपने उन साथियों के प्रति अपराध बोध था जिन्हें वह अतीत में नहीं बचा सका था, और यह दृढ़ संकल्प था कि वह अब अपने जैसे और शिकार नहीं बनने देगा। की को गरुड़ किले में घुसपैठ किए 2 महीने बीत चुके थे। उस रात भी अड्डा सामान्य आलस्य और शांति में डूबा हुआ था।
बाहरी चौकियों पर सेना के जवान हेडफोन लगाकर संगीत सुन रहे थे या अपने साथियों के साथ मजाक कर रहे थे। उनके दिमाग में केवल यह अहंकारी विश्वास था कि इस लोहे जैसे किले पर कभी हमला नहीं हो सकता। लेकिन उनका अहंकार घने अंधेरे को चीर कर आई एक आग की लपट से चकनाचूर हो गया। शू ऊ की भयानक आवाज के साथ अड्डे का हृदय, केंद्रीय कमांड और कंट्रोल रूम एक विशाल आग के गोले में घिर गया। विद्रोहियों के एक रॉकेट ने सटीक रूप से लक्ष्य को भेदा था। यह एक संकेत था और फिर नरक की सिम्फनी शुरू हो गई जिसने पहाड़ों की शांति को भंग कर दिया। चारों ओर से दर्जनों सैकड़ों मोर्टार के गोले बारिश की तरह बरसने लगे। धड़ाम 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 गोले अड्डे के हर हिस्से में गिरे, बैरकों और ईंधन डिपो को एक एक करके नष्ट कर दिया। शांतिपूर्ण गरुड़ किला पल भर में आग और अराजकता के एक दृश्य में बदल गया। दुश्मन का हमला, सभी अपनी पोजीशन पर जाओ। आपातकालीन सायरन देर से बजा, लेकिन तब तक कमांड संरचना पूरी तरह से पंगु हो चुकी थी। पहले हमले में कमांड रूम के नष्ट हो जाने से अड्डा एक सिर कटे विशाल सांप की तरह भ्रम में इधर उधर भटक रहा था। संचार नेटवर्क ठप हो गया था और प्रत्येक यूनिट को अपने कमांडर के आदेश के बिना अलग थलग होकर जीवित रहने की सबसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ा। जिन युवा सैनिकों को युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, वे जीवन में पहली बार वास्तविक युद्ध के डर से अपना विवेक खो बैठे और चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। मां, मुझे बचाओ! संचार काम नहीं कर रहा है। मुख्यालय, जवाब दो। जिस सूबेदार विक्रम सिंह ने के को परेशान किया था वह भी कोई अपवाद नहीं था। जब उसके बैरक के पास एक गोला गिरा तो वह पीले पड़े चेहरे के साथ अपने आदमियों की परवाह किए बिना सबसे सुरक्षित लगने वाले भूमिगत बंकर की ओर अंधाधुंध भागा। शांति के समय में उसके द्वारा कही गई बहादुरी की बातें मौत के असली डर के सामने खोखली थीं। अड्डा पूरी तरह से असुरक्षित था। इस दर पर यह केवल समय की बात थी कि विद्रोही कंटीले तारों को तोड़कर अंदर आ जाते और सबको खत्म कर देते। लेकिन उस नारकीय अराजकता के बीच केवल एक व्यक्ति के शांत था। जब उसका कंटेनर बैरक एक गोले के झटके से हिल गया, तब भी वह बिना किसी घबराहट के अपना सामान पैक करने लगा, जैसे कि वह लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखें अब एक असहाय ठेकेदार की नहीं थीं। उसकी आंखों में महान कमांडर साया की ठंडी चैंदो भावना धधक रही थी, जो आखिरकार शुरू हुए असली युद्ध का सामना कर रहा था। उसने अपने पुराने बिस्तर के नीचे छिपा हुआ एक काला सैटेलाइट संचार उपकरण निकाला। फिर उसने एक गुप्त आवृत्ति चैनल सेट किया जिसे केवल स्पेक्टर के सदस्य जानते थे, और धीमी आवाज में अपना पहला आदेश दिया। सभी सायों के जागने का समय आ गया है। अब से शिकार शुरू होता है। उसकी आवाज भ्रम में डूबे गरुड़ किले के रात के आसमान में चुपचाप लेकिन दृढ़ता से गूंज रही थी। सभी सायों के जागने का समय आ गया है। अब से शिकार शुरू होता है। खे यानी साया की धीमी आवाज गुप्त आवृत्ति के माध्यम से बिखरे हुए स्पेक्टर सदस्यों तक पहुंची। उस पल गरुड़ किले में अविश्वसनीय घटनाएं होने लगी। ठेकेदार क्षेत्र की वर्कशॉप में एक रूसी मूल का भारी भरकम मैकेनिक भालू, जो तेल से सने कपड़ों में काम कर रहा था, ने के का आदेश सुनते ही अपने हाथ का स्पैनर फेंक दिया और अपनी छिपी हुई भारी मशीन गन निकाली। फिर वह अड्डे के सबसे कमजोर पूर्वी रक्षा पंक्ति की ओर दौड़ा और बरसते गोलों के बीच शांति से अपनी गन स्थापित की और आग उगलना शुरू कर दिया। र की गर्जना के साथ कंटीले तारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे विद्रोहियों का पहला दस्ता पत्तों की तरह गिर गया। मेडिकल रूम में सहायक के रूप में काम कर रही ब्रिटिश मूल की एक सुनहरे बालों वाली महिला नाइटिंगेल, उसने भी अपनी नाजुक उपस्थिति के विपरीत अपनी कमर से 2 पिस्तौलें निकालीं और घायल सैनिकों को बचाने के लिए आग के बीच कूद पड़ी। वह प्राथमिक उपचार करते हुए भी पास आने वाले दुश्मनों को सटीक निशाने से मार गिरा रही थी। मेस में काम करने वाला दक्षिण अमेरिकी रसोइया एल कोको, रसद गोदाम की रखवाली करने वाला अफ्रीकी मूल का शैडो, 11 स्पेक्टर सदस्य जो अब तक अपने अपने स्थानों पर साधारण ठेकेदार होने का नाटक कर रहे थे, एक साथ अपनी असली पहचान प्रकट करने लगे, जैसे कि नींद से जागे हुए ड्रैगन हो। के ने कंटेनर बैरक की छत पर सबसे ऊंची जगह पर अपनी स्थिति बना ली थी, जहां से वह पूरे युद्ध के मैदान को एक नजर में देख सकता था।
उसके हाथ में केवल एक पुरानी दूरबीन थी, लेकिन उसके दिमाग में युद्ध के सभी चर कंप्यूटर की तरह गणना कर रहे थे। भालू, 3 बजे की दिशा में दुश्मन का रॉकेट लॉन्चर ऑपरेटर, उसे खत्म करो। नाइटिंगेल, बंकर की ओर, घायलों के पास 2 दुश्मन आ रहे हैं, उन्हें संभालो। शैडो, पश्चिमी बाड़ टूट गई है, तुरंत समर्थन के लिए जाओ। वह अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश और यहां तक कि अफ्रीकी जनजातीय भाषाओं में भी प्रत्येक सदस्य की भाषा में बिना रुके आदेश दे रहा था। उसके नेतृत्व में जो ठेकेदार पहले अव्यवस्थित थे, अब एक संगठित जीव की तरह काम करने लगे। वे ध्वस्त हो चुकी सेना की कमान की कमियों को भर रहे थे, सबसे कमजोर रक्षा पंक्तियों का निर्माण कर रहे थे और चमत्कारिक रूप से विद्रोहियों के भयंकर हमले को रोक रहे थे। भ्रमित सैनिक बस अवाक होकर देख रहे थे कि यह भूतिया यूनिट कहां से प्रकट हुई और कैसे लड़ रही है। जब रक्षा पंक्ति कुछ हद तक स्थिर हो गई तो ख चुपचाप छत से नीचे उतरा। अब कमांडर के बजाय साया के रूप में कार्य करने का समय था। उसके हाथ में केवल एक तेज चाकू और एक साइलेंसर लगी पिस्तौल थी। वह धुएं की तरह चुपचाप अंधेरे में विलीन हो गया। गोलों के धमाकों की रोशनी और छाया का उपयोग करते हुए वह एक भूत की तरह युद्ध के मैदान में घूम रहा था। उसका पहला लक्ष्य अड्डे के बाहरी निगरानी टावर पर कब्जा जमाए हुए दुश्मन का स्नाइपर था, जो हमारे सैनिकों को निशाना बना रहा था। के बिना कोई आवाज किए टावर के नीचे पहुंच गया। फिर उसने एक मकड़ी की तरह नंगे हाथों से 30 मीटर ऊंचे स्टील के खंभे पर चढ़ना शुरू कर दिया। टावर के अंदर का स्नाइपर इस बात से पूरी तरह अनजान था कि मौत का साया उसके पीछे से आ रहा है। के ने अंतिम क्षण को पकड़कर अपने शरीर को उछाला और बिना आवाज किए टावर के अंदर उतरा। इससे पहले कि स्नाइपर मुड़ पाता, उसने उसकी गर्दन में अपना चाकू घोंप दिया। कराहा की एक छोटी सी चीख के साथ स्नाइपर गिर गया। के ने गिरे हुए स्नाइपर की राइफल उठाई और युद्ध के मैदान को देखा। उसकी नजर अड्डे की पूर्वी रक्षा पंक्ति को खतरे में डाल रहे दुश्मन के भारी मशीन गन ठिकाने पर पड़ी। उसने एक घुटने के बल बैठकर निशाना साधा। धाड़ की एक तेज बदेज की बात को आवाज के साथ 500 मीटर दूर दुश्मन के मशीन गन ऑपरेटर का सिर फट गया। दुश्मन की मारक क्षमता तुरंत समाप्त हो गई। वह फिर से अंधेरे में गायब हो गया। इस बार उसका लक्ष्य एक दुश्मन का बख्तरबंद वाहन था, जो अड्डे के मध्य भाग की ओर जाने वाले रास्ते को रोके हुए था। वह लगभग जमीन से चिपककर रेंगते हुए वाहन के ब्लाइंड स्पॉट में पहुंच गया। फिर उसने अपनी कमर से एक स्वर्ण निर्मित विशेष चिपकने वाला बम निकाला और उसे वाहन के सबसे कमजोर हिस्से इंजन के नीचे चिपका दिया और फिर वह चुपचाप वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद धमाके की एक जोरदार आवाज के साथ दुश्मन का बख्तरबंद वाहन एक विशाल आग के गोले में घिर गया। उसकी हर हरकत एक सुनियोजित सिम्फनी की तरह थी। वह अकेले ही दुश्मन के उन प्रमुख लक्ष्यों को चुन चुनकर नष्ट कर रहा था जिनसे दुश्मन कमांडर को सबसे ज्यादा नुकसान हो। वह सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वह स्वयं युद्ध था। जब दुश्मन की मुख्य मारक क्षमता नष्ट हो गई और लड़ाई का रुख धीरे धीरे हमारी ओर मुड़ने लगा, के सामरिक संचार पर स्पेक्टर के एक सदस्य की तत्काल रिपोर्ट आई। साया, सेक्टर 7 पुरानी बैरक में सेना की एक प्लाटून फंसी हुई है। वे दुश्मन के भारी हमले में हैं और जल्द ही खत्म हो जाएंगे। दोहराता हूं, सेना की प्लाटून फंसी हुई है। कै एक पल के लिए हिचकिचाया। उसका मिशन केवल अड्डे की रक्षा करना और दुश्मन के प्रमुख लक्ष्यों को नष्ट करना था। सेना के जवानों को बचाने के लिए जोखिम उठाना उसके मिशन के दायरे से बाहर था। विशेष रूप से जब उसे पता चला कि फंसी हुई प्लाटून का कमांडर सूबेदार विक्रम सिंह है, तो उसके मन में एक ठंडा गुस्सा उठा। वही आदमी जिसने उसे इतना अपमानित और प्रताड़ित किया था, वह मरे या जिए, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन उसके दिमाग में 5 साल पहले के अपने साथियों के चेहरे घूम गए, जो उस पर विश्वास करते हुए मारे गए थे। उस समय वह उन्हें नहीं बचा सका था। उसने कसम खाई थी कि वह फिर कभी अपनी आंखों के सामने किसी साथी को मरते हुए नहीं देखेगा। विक्रम सिंह भले ही एक अहंकारी कमीना था, लेकिन इस क्षण वह केवल एक साथी सैनिक था जो दुश्मन की बंदूक के सामने डर से कांप रहा था। समझ गया, मैं खुद जा रहा हूं, के ने संक्षेप में उत्तर दिया और सेक्टर 7 की ओर दौड़ पड़ा। वह जगह पहले से ही नरक बन चुकी थी। पुरानी इमारत आधी ढह चुकी थी और चारों ओर से आ रही गोलियों और रॉकेटों के कारण हिलना भी असंभव था।
खे ने जल्दी से इमारत की संरचना का आकलन किया। मुख्य द्वार से प्रवेश करना आत्महत्या थी। उसने इमारत के पीछे एक छोटे नाले को देखा जो सीवर की ओर जाता था। उसने बिना परिबाती है वाहन चल रास को एक थोड़ी समद्दिन है किसी हिचकिचाहट के उस बदबूदार नाले में छलांग लगा दी। चूहों और कीड़ों से भरे अंधेरे रास्ते से गुजरते हुए वह अंततः इमारत के अंदर घुसने में सफल रहा। इमारत के अंदर लाशों और घायलों का ढेर लगा था। विक्रम सिंह और उसके बचे हुए 2 जवान एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपे हुए थे और निराशा में अंतिम प्रतिरोध कर रहे थे। उनके गोला बारूद लगभग खत्म हो चुके थे। सूबेदार साहब, अब हम खत्म हो गए हैं, एक जवान रोया। तभी उनके पीछे अंधेरे से खे की आवाज आई। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है फौजी। विक्रम और उसके आदमी चौंक कर पीछे मुड़े। वहां वह साधारण ठेकेदार खे, जिसे उन्होंने इतना तुच्छ समझा था, एक यमदूत की तरह चुपचाप खड़ा था। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है फौजी। अंधेरे में गूंजती के की आवाज विक्रम सिंह और उसके आदमियों के लिए किसी दैवीय घोषणा या यमदूत की फुसफुसाहट जैसी लगी। उन्होंने भय और आश्चर्य से भरी आंखों से अपने पीछे एक भूत की तरह खड़े के को देखा। तुम यहां कैसे? विक्रम हकलाया। उसके चेहरे पर यह अविश्वास स्पष्ट था कि जिस खिचड़ी दोस्त को वे इतना तुच्छ समझते थे, वह इस नारकीय घेराबंदी को तोड़कर यहां कैसे पहुंच सकता है। के पास उसके सवालों का जवाब देने का समय नहीं था। उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और टूटी हुई दीवार से बाहर की स्थिति का जायजा लिया। इमारत के बाहर 20 से अधिक विद्रोही थे, जिन्होंने उन्हें पूरी तरह से घेर रखा था। सीधा मुकाबला असंभव था। केवल एक ही रास्ता है। के ने तुरंत फैसला किया। उसने अपनी पीठ से एक छोटा बैग उतारा। उसमें उसके द्वारा बनाए गए विशेष फ्लैशबैंग और स्मोक ग्रेनेड थे। उसने विक्रम और उसके आदमियों की ओर देखते हुए धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में निर्देश देना शुरू किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उस खिड़की को तोड़कर एक फ्लैशबैंग फेंकूंगा। उसी समय तुम लोग दूसरी तरफ के दरवाजे की ओर भागोगे। मेरे संकेत पर स्मोक ग्रेनेड फोड़ना और बाहर निकल जाना, समझे? उसकी आवाज में अब किसी साधारण ठेकेदार की झिझक नहीं थी। यह एक अनुभवी कमांडर की आवाज थी, जिसने अनगिनत युद्धों का नेतृत्व किया था। विक्रम ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा। एक भाड़े का सैनिक उसे एक भारतीय सेना के सूबेदार को आदेश दे रहा था। सामान्य परिस्थितियों में उसने तुरंत उसका जबड़ा तोड़ दिया होता, लेकिन अभी उसके शब्दों में एक ऐसी शक्ति और विश्वसनीयता थी जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। क्या कर रहे हो? जवाब दो। की तेज फटकार पर विक्रम अनजाने में ही एक अनुशासित सैनिक की तरह बोला। समझ गया? ठीक है, 10 सेकंड में शुरू करते हैं, तैयार रहो। की ने अपनी घड़ी देखी और खिड़की के दरार से फ्लैशबैंग फेंक दिया। फिसस की एक तेज आवाज के साथ इमारत के बाहर एक शक्तिशाली रोशनी फटी, जिसने विद्रोहियों को अंधा कर दिया। अब भागो! उसकी चीख के साथ विक्रम और उसके आदमी पागलों की तरह दूसरे दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने स्मोक ग्रेनेड फोड़ा, घना धुआं तुरंत चारों ओर फैल गया। इस भ्रम का फायदा उठाते हुए एक तेंदुए की तरह टूटी हुई इमारत के मलबे के बीच चुपचाप आगे बढ़ा और भ्रमित विद्रोहियों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें कला की तरह थीं। वह शायद ही बंदूक का इस्तेमाल कर रहा था। वह केवल एक चाकू से दुश्मन के कमजोर बिंदुओं पर सटीक वार कर रहा था और कभी कभी नंगे हाथों से दुश्मन की गर्दन तोड़ देता था। वह मौत का नृत्य करने वाला एक हत्यारा था, युद्ध के मैदान पर हावी होने वाला एक संहारक। विक्रम और उसके आदमी धुएं के बीच हो रहे उस क्रूर और सुंदर दृश्य को भयभीत होकर देखते रहे। 1 मिनट से भी कम समय में, 1 मिनट से भी, इमारत को घेरे हुए सभी 20 विद्रोही चुपचाप लाशों में बदल गए थे। की ने अपने खून से सने चाकू को लापरवाही से साफ किया और हक्के बक्के खड़े विक्रम के पास आया। विक्रम लड़ाई के दौरान एक छर्रे से घायल हो गया था। उसने भय और श्रद्धा से मिली जुली आंखों से के को अपनी ओर आते देखा। की ने बिना कुछ कहे अपने बैग से एक फर्स्ट एड किट निकाली और उसके सामने फेंक दी। पैर में लगे छर्रे को निकालो, अगर ज्यादा खून बहने से मरना नहीं चाहते हो। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। विक्रम ने कांपते हाथों से फर्स्ट एड किट उठाई। उसने कैसे कुछ पूछने के लिए सिर उठाया। तुम आखिर हो कौन? लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले।
के ने उसे न तो घृणा से और न ही सहानुभूति से बल्कि एक भावहीन नजर से देखते हुए कहा, उठो फौजी। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसमें किसी भी जनरल के आदेश से ज्यादा वजन था। जंग अभी खत्म नहीं हुई है। यह सुनते ही विक्रम अनजाने में अपने पैर का दर्द भूलकर लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया और फिर उसने जीवन में पहली बार सच्चे सम्मान के साथ उस ठेकेदार को सलाम किया जिसने उसकी जान बचाई थी। यह वह क्षण था जब उसकी अभिमानी दुनिया पूरी तरह से ढह गई थी। नरक जैसी लंबी रात के बाद रेगिस्तान के क्षितिज पर भोर की हल्की रोशनी फैलने लगी। गरुड़ किले को ढकने वाली गोलियों और धमाकों की आवाजें जैसे जादू से शांत हो गई थीं। रात भर चली लड़ाई चमत्कारिक रूप से मित्र देशों की जीत के साथ समाप्त हुई, लेकिन यह सेना की जीत नहीं थी, यह स्पेक्टर की जीत थी। वह रहस्यमयी भाड़े की यूनिट जो अंधेरे से निकली और युद्ध के मैदान पर हावी हो गई। अगर वे न होते तो गरुड़ किला अब तक विद्रोहियों के झंडे के नीचे राख का ढेर बन चुका होता। लड़ाई खत्म होते ही स्पेक्टर के सदस्य अपने सामान्य रूप में लौट गए। मैकेनिक भालू ने जैसे कुछ हुआ ही न हो टूटे हुए बख्तरबंद वाहनों की मरम्मत शुरू कर दी और मेडिकल सहायक नाइटिंगेल घायलों की देखभाल में लग गई। वे फिर से अड्डे के साधारण और गुमनाम ठेकेदार बन गए। खे भी रात भर दिखाए गए नेंगहुक कमांडर के रूप से वापस एक खामोश एशियाई ठेकेदार खे में बदल गया था। वह युद्ध के निशानों से भरे अड्डे के मध्य भाग में चुपचाप चल रहा था। उसके हाथ में बंदूक के बजाय मृत सैनिकों के पहचान पत्रों से भरी एक छोटी थैली थी। वह रात भर दुश्मन और दोस्त का भेद किए बिना गिरे हुए सभी योद्धाओं का अंतिम संस्कार कर रहा था। जीवित बचे सैनिक उसे अब पूरी तरह से अलग नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में अब अवमानना या उपेक्षा नहीं थी। उसकी जगह एक समझ से परे अस्तित्व के प्रति श्रद्धा, मौत के मुंह से उन्हें बचाने वाले एक नायक के प्रति कृतज्ञता और एक अज्ञात भय का जटिल मिश्रण था। विशेष रूप से सूबेदार विक्रम सिंह, जो लंगड़ाते हुए उसके पीछे चल रहा था, के मन में और भी जटिल भावनाएं थीं। उसने रात भर खे की हर हरकत देखी थी। एक देवता जैसी कमान क्षमता, एक शैतान जैसी युद्ध कला और यहां तक कि दुश्मन के प्रति भी एक सैनिक के रूप में गहरा सम्मान। उसने महसूस किया कि जिस खिचड़ी दोस्त का उसने मजाक उड़ाया था, वह वास्तव में एक सच्चा योद्धा था जिसके स्तर तक वह जीवन भर प्रयास करके भी नहीं पहुंच सकता था। वह के पास जाकर कुछ कहना चाहता था, माफी मांगना चाहता था और पूछना चाहता था, तुम आखिर हो कौन? लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। उसके द्वारा किए गए सभी अत्याचार एक शर्मनाक दाग की तरह उसकी जीभ को सुन्न कर रहे थे। वह बस एक अपराधी की तरह चुपचाप के पीछे चलता रहा। के टूटे हुए कमांड और कंट्रोल रूम के मलबे के सामने रुक गया। वह उगते सूरज को देखते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसका मिशन पिछली रात की लड़ाई के साथ ही लगभग समाप्त हो गया। गरुड़ किले की समस्याओं को साबित करने के लिए अब उसकी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। पिछली रात के विनाशकारी परिणाम स्वयं एक स्पष्ट प्रमाण थे। वह अब यहां से जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके मन के एक कोने में एक कड़वाहट थी। अंत में यह जगह भी उस यूनिट से अलग नहीं थी जिसे उसने 5 साल पहले छोड़ दिया था। अहंकार और भ्रष्टाचार सेना की वर्दी के रंग या भाषा से परे एक पुरानी बीमारी थी जो सैन्य संगठन नामक विशाल प्रणाली में ही निहित थी। तभी दूर से एक विशाल हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, जो किसी भी अन्य हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा तेज थी। सभी सैनिकों ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा। रेगिस्तान के लाल आकाश की पृष्ठभूमि में एक बिना निशान वाला काला चिनूक हेलीकॉप्टर एक नरक के दूत की तरह उनकी ओर बढ़ रहा था। न्याय का समय अंततः आ गया था। एक विशेष रात्रिभोज में हुई हलचल का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन यह किसी भी राजनयिक घोटाले से ज्यादा तेजी और गहराई से दिल्ली के राजनयिक हलकों में फैल गई। अमेरिकी राजदूत की पत्नी का अशिष्ट व्यवहार और उस रात्रिभोज को बचाने वाले छिपे हुए पाक कला के उस्ताद, पूर्व राष्ट्रपति भवन के कार्यकारी शेफ श्रीयुत राम मेहरा, यह सनसनीखेज अफवाह विभिन्न देशों के दूतावासों और सरकार के उच्च अधिकारियों के बीच दिनों तक चर्चा का विषय बनी रही। अगली सुबह राजदूत जॉन मिलर को वॉशिंगटन D.C. से एक फोन आया। फोन के दूसरी तरफ से उप सचिव की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। जॉन, कल रात आखिर हुआ क्या था?
अभी वॉशिंगटन में हर कोई तुम्हारी पत्नी के बारे में बात कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री ने व्यक्तिगत चैनलों के माध्यम से इस घटना पर बहुत गहरा खेद व्यक्त किया है। जॉन ने ठंडे पसीने में भीगते हुए सफाई देने की कोशिश की। उप सचिव महोदय, यह मेरी पत्नी की एक छोटी सी गलती थी। यह सांस्कृतिक मतभेदों से उत्पन्न एक गलतफहमी थी। मैं इसे संभाल लूंगा। गलती? जॉन, क्या तुम्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं है? तुम्हारी पत्नी ने सिर्फ खाने की शिकायत नहीं की, उसने एक सहयोगी देश के स्वाभिमान को, वह भी विदेश मंत्री और सभी वीआईपी के सामने, सार्वजनिक रूप से कुचला है। और वह भी किसी साधारण रसोइये के साथ नहीं, बल्कि भारत के एक महान व्यक्ति शेफ राम मेहरा के साथ। तुमने तो सीनेटर थॉमस के चेहरे पर कालिख पोत दी है। उप सचिव की आवाज गुस्से से कांप रही थी। इस सप्ताह के अंत तक एक सुनवाई होगी। सबसे बुरी स्थिति में तुम्हें वॉशिंगटन वापस बुलाया जा सकता है। इसका मतलब है कि तुम्हारा राजनयिक करियर यहीं खत्म हो सकता है। फोन कटने के बाद जॉन निराश होकर सोफे पर बैठ गया। उसका जीवन भर का राजनयिक करियर उसकी पत्नी के मूर्खतापूर्ण अहंकार के कारण एक ही रात में बर्बाद होने के कगार पर था। तभी कमरे से कैथरीन निकली और अनजान बनते हुए चिढ़कर बोली, जॉन, कल रात की बात भूल जाओ। इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? बस एक बूढ़ी बावर्ची को नीचा दिखाया है, और हो सकता है कि वह औरत जानबूझकर तुम्हारे पिता के साथ अपनी जान पहचान का दिखावा करके हमें मुश्किल में डालना चाहती हो। ये भारतीय लोग वैसे भी धूर्त होते हैं। यहाँ के गरुड़ उड़ना भूल गए हैं। ठीक, यानी साया के ठंडे फैसले ने वहां मौजूद सभी सैन्य कमांडरों के चेहरों को पीला कर दिया। अड्डे के कमांडर कर्नल डेविस लड़खड़ा गए, जैसे उनके पैरों में जान ही ना हो। अब उन्हें समझ आया कि पिछले कुछ महीनों से उनकी यूनिट में घुसा हुआ व्यक्ति कोई साधारण ठेकेदार नहीं, बल्कि दिल्ली द्वारा सीधे काम पर रखा गया एक बेरहम निरीक्षक था। उनकी सारी लापरवाही, भ्रष्टाचार और अक्षमता उस आदमी की आंखों से विस्तार से रिपोर्ट की गई होगी, यह भयानक सच्चाई। लेकिन सबसे ज्यादा सदमे और डर में डूबा व्यक्ति सूबेदार विक्रम सिंह था। साया, यह नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था। दुनिया भर के भाड़े के सैनिकों का आदर्श और सभी विशेष बलों के जवानों के लिए श्रद्धा का पात्र, युद्ध का देवता, वही व्यक्ति था जिसे उसने इतना तुच्छ समझा और कुचला था। उसके दिमाग में वे सभी अत्याचार घूमने लगे जो उसने के साथ किए थे। मेस में उसकी थाली गिराना और उसे फर्श से खाना उठाने के लिए ताना मारना, फायरिंग रेंज में उसके पैरों के पास गोली चलाना और मजाक उड़ाना, और ऑपरेशन ब्रीफिंग में सबके सामने उसे कायर कहना। उसने भगवान के चेहरे पर थूका था और भगवान का गला पकड़ने की कोशिश की थी। दुनिया का सबसे मूर्ख और अहंकारी इंसान। उसे सिर्फ कोर्ट मार्शल का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाड़े के सैनिकों की दुनिया में यह एक अलिखित नियम था कि जो कोई भी साया से दुश्मनी मोल लेता है वह इस क्षेत्र में जीवित नहीं रह सकता। अब वह खत्म हो गया था। उसका सैन्य जीवन नहीं, उसका जीवन ही खत्म हो गया था। ओह आह! उसके मुंह से एक अर्थहीन कराह निकली। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर रेत पर गिर पड़ा। लेकिन इस समय किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हर कोई साया के अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था जो उनके भाग्य का फैसला करने वाले थे। नियंत्रक ने कर्नल डेविस की ओर मुड़कर ठंडी आवाज में कहा, कर्नल डेविस, आपको आज से आपके पद से मुक्त किया जाता है। तुरंत दिल्ली लौटकर इस घटना की जिम्मेदारी लें। यहां मौजूद अन्य कमांडर भी उसके शब्दों से अधिकारियों के चेहरे निराशा से विकृत हो गए। जब साया की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तो शायद आप में से कई लोगों के लिए सिर्फ वर्दी उतारना ही काफी नहीं होगा। अंत में नियंत्रक ने के पास जाकर पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है साया? मिशन खत्म हो गया है, क्या तुम हमारे साथ लौटोगे? के ने कुछ देर चुपचाप गिरे हुए विक्रम और निराश सैनिकों को देखा। फिर उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया, नहीं, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी आंखें इस बर्बाद अड्डे से परे इस क्रूर युद्ध के असली दोषियों की ओर देख रही थीं। उसका शिकार तो अभी शुरू हुआ था। उसकी वापसी का मतलब सिर्फ एक अड्डे का पतन नहीं था, यह दुनिया भर में फैले सैन्य भ्रष्टाचार और अहंकार के खिलाफ साया के विशाल युद्ध की शुरुआत का एक प्रस्तावना मात्र था। साया की वापसी ने गरुड़ किले में खून की आंधी ला दी। रक्षा मंत्रालय ने नियंत्रक और साया द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई गरुड़ किला फील्ड निरीक्षण अंतिम रिपोर्ट के आधार पर अभूतपूर्व स्तर पर शुद्धिकरण अभियान शुरू किया।
अड्डे के गुरुड़ किला फील्ड कमांडर कर्नल डेविस सहित रख्वेबू के 10 अधिकारियों को उसी दिन पद से हटाकर दिल्ली बुला लिया गया। उन्हें सैन्य अदालत में पेश किया गया और कर्तव्य में लापरवाही, सैन्य आपूर्ति के गबन और जातिवाद को बढ़ावा देने के आरोपों में अपमानजनक सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ा। उनका जीवन भर का सैन्य सम्मान एक ही रात में धूल में मिल गया। और इस पूरी घटना के सूत्रधार सूबेदार विक्रम सिंह भी कानून के न्याय से नहीं बच सके। उन्हें यूनिट में क्रूरता, जातिवाद और युद्ध के दौरान आदेश की अवज्ञा के आरोपों में सैन्य अदालत में पेश किया गया। अदालत में विक्रम एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान था। उसका पिछला अहंकारी और आत्मविश्वासी रूप गायब हो गया था और केवल एक हारे हुए सैनिक का चेहरा बचा था। उसने पूरे मुकदमे के दौरान सिर झुकाए रखा और अभियोजक के सभी आरोपों को चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसके वकील ने दलील दी कि उसने लड़ाई के दौरान बड़ी बहादुरी दिखाई थी और अत्यधिक तनाव में अनजाने में गलती कर दी थी और नरमी की अपील की। लेकिन मुकदमे में गवाह के रूप में उपस्थित उसके अपने ही जवानों ने उसके खिलाफ गवाही दी। सूबेदार सिंह हमेशा ठेकेदारों, विशेष रूप से अन्य क्षेत्रों के ठेकेदारों के साथ कीड़ों जैसा व्यवहार करते थे। वह हमारे साथी नहीं बल्कि हमारी शर्म थे। अंत में अदालत ने विक्रम को पद से पदावंती और अपमानजनक सेवानिवृत्ति की सजा सुनाई, एक सैनिक के लिए मौत की सजा के बराबर। वह अब भारतीय सेना का गौरवान्वित सूबेदार नहीं था। वह अब सेना से निकाला गया एक तुच्छ व्यक्ति था। गरुड़ किले में एक नया कमांडर नियुक्त किया गया और पूरी यूनिट में बड़े पैमाने पर सुधार कार्य शुरू हुआ। सेना और ठेकेदारों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर दिया गया और सभी सैनिकों को राष्ट्रीयता या जाति के बजाय केवल उनकी क्षमता और चरित्र के आधार पर मूल्यांकित करने की एक नई संस्कृति स्थापित की गई। साया का खामोश शिकार एक विशाल गरुड़ के सड़े हुए पंखों को तोड़ने और नए पंख उगने देने के लिए एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक सर्जरी जैसा था। जिस सुबह ख ने आखिरकार गरुड़ किले को छोड़ने का फैसला किया, वह जाने से पहले एक आखिरी व्यक्ति से मिलने के लिए अड्डे की अस्थायी जेल में गया। वहां जैक मिलर, जिसे अपमानजनक सेवानिवृत्ति की सजा सुनाई गई थी, अपने देश वापसी का इंतजार कर रहा था। सलाखों के दोनों ओर दोनों आदमी चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। एक समय वे शासक और शासित थे, लेकिन अब उनकी स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। मिलर की का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं कर सका और उसने अपना सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर केवल गहरा अपराध बोध और हार का भाव था। की ने उसे ताना नहीं मारा या उस पर हंसा नहीं। उसने पहले की तरह ही बिना किसी भावना के शांत आवाज में कहा, विक्रम। उसने पहली बार विक्रम का नाम लिया था। तुमने जो किया है उसकी सजा कानून ने तय कर दी है, इसलिए मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसने एक पल के लिए रुककर खिड़की के बाहर के वीरान पहाड़ों को देखा। बस एक बात बताता हूं, इस नरक जैसे युद्ध के मैदान में एक सैनिक की त्वचा का रंग या उसकी भाषा का कोई मतलब नहीं होता। उसकी नजरें फिर से विक्रम पर टिकीं। यहां केवल 2 तरह के इंसान होते हैं, एक वो साथी जिस पर तुम अपनी पीठ का भरोसा कर सकते हो, और दूसरा वो दुश्मन जो तुम्हारे दिल पर निशाना साध रहा है। बस पिछली रात तुम भाग्यशाली थे, क्योंकि मैंने तुम्हें दुश्मन नहीं बल्कि एक मूर्ख साथी माना। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम आज यहां नहीं होते। उसके हर शब्द एक चाकू की तरह विक्रम के दिल में चुभ रहे थे। उसे गहराई से महसूस हुआ कि वह कितने मूर्खतापूर्ण और संकीर्ण विचारों में जकड़ा हुआ था। वह आंसू बहाते हुए कांपती आवाज में बोला, माफ कर दो, मुझे सच में माफ कर दो। के ने उसकी माफी का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक सैनिक के रूप में तुम असफल रहे, लेकिन एक योद्धा के गुण तुम में हैं, क्योंकि तुमने अंत तक अपनी बंदूक नहीं छोड़ी। वह मुड़ा और जेल से बाहर निकलते हुए अंतिम शब्द कहे, जब तुम अपने अपराधों की सजा काट लो और अपने अतीत के अहंकार को पूरी तरह से त्याग दो, और तब भी तुम्हारे मन में एक सच्चा सैनिक बनने की इच्छा हो, तो स्पेक्टर को ढूंढना। हम तुम्हें सिखाएंगे कि असली युद्ध क्या होता है। यह खे द्वारा विक्रम को दी गई अंतिम दया और दूसरा मौका था। उसने विक्रम को केवल दंडित करने के बजाय उसे एक नए इंसान के रूप में उभरने का मार्ग दिखाया। विक्रम ने उसकी चौड़ी पीठ को ओझल होते हुए एकटक देखा।
उसके मन में बुझती हुई एक छोटी सी चिंगारी फिर से धीरे धीरे जलने लगी थी। 1 साल बाद अफ्रीका के एक गुमनाम रेगिस्तान में एक खड़ी चट्टान पर बने स्पेक्टर के गुप्त प्रशिक्षण अड्डे पर साया यानी अर्जुन एक काली सामरिक जैकेट पहने चट्टान के किनारे खड़ा होकर नीचे देख रहा था। उसके नीचे स्पेक्टर के नए प्रशिक्षु नरक सप्ताह नामक चरम प्रशिक्षण से गुजर रहे थे। हिम्मत मत हारो, जो साथी को छोड़ता है वह स्पेक्टर बनने के लायक नहीं है। एक प्रशिक्षक की दहाड़ पूरे रेगिस्तान में गूंज रही थी। प्रशिक्षु भारी सामान उठाए हुए एक दूसरे का सहारा लेकर ऊबड़ खाबड़ चट्टान पर चढ़ रहे थे। उनके चेहरे पसीने, आंसू और खून से लथपथ थे। साया की नजर एक प्रशिक्षु पर पड़ी। वह अब अतीत का अभिमानी सूबेदार नहीं था। रेगिस्तान की धूप में उसका वजन कम हो गया था और मांसपेशियां कठोर हो गई थीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी आंखों की चमक पूरी तरह से बदल गई थी। अहंकार की जगह विनम्रता और घृणा की जगह भाईचारा था। वह जेक मिलर था। उसकी शारीरिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वह अपने से भी ज्यादा थके हुए एक साथी का सामान उठाकर और उसकी पीठ को धकेलते हुए एक साथ चट्टान पर चढ़ रहा था। थोड़ी और हिम्मत करो टॉम, हम साथ हैं तो कर सकते हैं। तभी साया के बगल में उसका डिप्टी और स्पेक्टर का नंबर 2 भालू आया। कमांडर, क्या आप सच में उस आदमी पर भरोसा करते हैं? भालू ने चिंतित आवाज में पूछा। उसने आपके साथ जो किया था उसे सोचकर मैं अब भी उसे माफ नहीं कर सकता। साया ने नीचे संघर्ष कर रहे विक्रम से अपनी आंखें नहीं हटाईं और धीमी आवाज में जवाब दिया, मैंने उसे माफ नहीं किया है। भालू, उसने एक पल के लिए रुककर अपने डिप्टी की ओर देखा। मैंने उसे बस एक और मौका दिया है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की मुस्कान उभरी। हर सैनिक एक दूसरे मौके का हकदार होता है। यही हमारे स्पेक्टर का पहला नियम और अस्तित्व का कारण है। उसने फिर से दूर रेगिस्तान के क्षितिज को देखा। एक समय वह भी एक ऐसा सैनिक था जिसे उसके देश ने त्याग दिया था और उसने सब कुछ खो दिया था। लेकिन उसने निराशा में अपने जैसे ही दर्द वाले साथियों के साथ मिलकर एक नई उम्मीद बनाई और अब वह उस दूसरे मौके को जो उसे मिला था खुशी खुशी अपने सबसे बड़े अपमान करने वाले दुश्मन को भी दे रहा था। असली ताकत त्वचा के रंग या जन्म के देश से नहीं आती है, साया ने अंत में कहा। यह इस विश्वास से आती है कि हम एक दूसरे की पीठ की रक्षा कर सकते हैं और किसी भी स्थिति में अपने साथी को न छोड़ने वाले सम्मान और भाईचारे से आती है। उसके शब्द गर्म रेगिस्तानी हवा में दूर तक फैल रहे थे। एक अभिमानी सैनिक के पतन से शुरू हुई कहानी अब एक इंसान के विकास, मोक्ष और सच्चे भाईचारे की कहानी के रूप में एक सुंदर अंत पर पहुंच रही थी। और उनका युद्ध आगे भी जारी रहेगा, विनाश के लिए नहीं बल्कि लोगों को बचाने और नई उम्मीदें बनाने के लिए साया के अपने तरीके से।